Hello, my dear students. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to see the figures of speech part 2. If you have not watched the part 1 of figures of speech, then please do watch. The link is given in the description box. So, my dear students, I told you earlier that figures of speech literary device is very important topic for all the students from 6th to 12th and even for the college students. आप सोचते होंगे कि क्या ऐसा कुछ खास है इस टॉपिक में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सचमुच आपके लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, आपकी लैंग्वेज को, इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल, ब्यूटिफाई योर लैंग्वेज, देन यू मस्ट बी थॉरो इन द फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच दूसरा कुछ नहीं है, बस शब्दों के साथ खेलना है। आप जब ये अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच में थॉरो हो जाते हो, यू अंडरस्टैंड दैट हाउ द लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन द पोएम्स। तो आप उन पोएम के लाइंस को जब समझोगे कि कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच है, यू विल ट्राई टू डिराइव और उस लैंग्वेज को आप सीखोगे, वैसी प्रैक्टिस आप करोगे। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड हियर इन दिस वीडियो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू विथ अ वेरी सिंपल सेंटेंसेस। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर टुडे द फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज दैट एंटीथेसिस। आप सभी ने ये फिगर ऑफ स्पीच पढ़ी होगी और आई होप, मैं गेस करता हूँ कि आपको ये फिगर ऑफ स्पीच आती होगी। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन। कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट आइडियाज, कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स यूज्ड विद इन द सेंटेंस फॉर पोएटिक इफेक्ट। अब एक ही सेंटेंस में कॉन्ट्रास्टिंग और अपोजिट आइडियाज इस्तेमाल हुए होते हैं। वो दो वर्ड्स सेंटेंस में कहीं पर भी हो सकते हैं, शुरू में हो सकते हैं, लास्ट में हो सकते हैं। तो चलिए, to understand in a detail, let's see the example. First example, many are called but few are chosen. Here many and few are two opposite words used in the sentence. So this is antithesis figure of speech. Many are called but few are chosen. Many, few. Man proposes, God disposes. Proposes, disposes. To highlight those words, मैंने देखो उसको रेड करके ही रखा है ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि कौन से वो दो अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड, डिवाइडेड, दो अपोजिट वर्ड्स का इस्तेमाल होना, एंटीथेसिस हो गया। रिमेंबर, वेल बिगन इज हाफ डन। बिगन, डन। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। सिल्वर, गोल्डन। आई होप बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ सेंटेंसेस को पढ़ना है, पोइट्री में देखना है कि कहाँ पर दो बट अपोजिट आइडियाज या वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। दैट बिकम्स योर एंटीथेसिस फिगर्स ऑफ स्पीच। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो थोड़ा ज़्यादा समझने के लिए। टू ब्लैक फॉर हेवन, टू वाइट फॉर हेल। ओके, ब्लैक, वाइट, हेवन, हेल। तो ये अपोजिट आइडियाज हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। हियर वी गो विद द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। अगर आपने एंटीथेसिस पढ़ा है तो आपको ऑक्सीमोरन उसके बाद तुरंत पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस वेयर टू कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिट, टू कॉन्ट्राडिक्टरी या तो फिर ऑपोजिट टर्म्स आर यूनाइटेड टू गिव द एक्सप्रेशन। ये एक प्रकार का एंटीथेसिस है, स्पेशल एंटीथेसिस है, जिसमें भी दो अपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इन दो अपोजिट वर्ड्स की खासियत क्या है कि दोनों के दोनों अपोजिट वर्ड्स साथ में होंगे। टर्म्स आर यूनाइटेड टू गिव द एक्सप्रेशन, दोनों के दोनों साथ में होंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जाम्पल। ही इज ऑलवेज आइडली बिजी। देखो, दोनों के दोनों आइडली बिजी। ही इज एन ऑनरेबल विलन। अब विलन कैसे ऑनरेबल हो सकता है? ऑनरेबल एंड विलन ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ये बहुत अच्छा है शायद समझने के लिए। इस एग्जाम्पल से तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। रेगुलरली इरेगुलर, देखो कैसे इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में। दो अपोजिट वर्ड एक साथ। द ओरिजिनल कॉपी इज लाइंग ऑन द टेबल। ओरिजिनल एंड कॉपी, हम जब फोटो कॉपी करते हैं उसको ओरिजिनल एंड कॉपी कैसे इस्तेमाल हुए सेंटेंस में। सो द ओरिजिनल कॉपी इज लाइंग ऑन द टेबल, दो अपोजिट टर्म्स है ये। ही इज क्लियरली कन्फ्यूज्ड। क्लियर, confuse. Two opposite words are used to make the sentence, to express your views. So this is your oxymoron figure of speech. ये इमेज भी शायद आपको अच्छी तरह से समझा दे और यहाँ कुछ और टर्म्स है oxymoron के जो आप पढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। हियर वी गो विद द नेक्स्ट। थर्ड, आयरनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ज़्यादा करके बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज होते हैं वो। एंड
वी विल अंडरस्टैंड दिस फिगर ऑफ स्पीच. समझते हैं इसको. द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड. ओके, अब समझने कहना मीन्स अगर आप इसको समझो तो जो हम सोचते हैं उससे बिल्कुल उल्टा होना. okay? तो समझते हैं इसको, इस फिगर ऑफ स्पीच को एग्जाम्पल के द्वारा. द पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. अब यहाँ पर यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द पुलिस कि वो आपकी रक्षा करें और खुद की भी रक्षा करें. ओके, दे शुड लुक आफ्टर. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वट एवर आवर एक्सपेक्टेशंस आर कि वो अपने पुलिस के, लेकिन उन्हीं का जो पुलिस स्टेशन है वो रॉब्ड हो जाता है. ओके, सो पुलिस स्टेशन गेट्स रॉब्ड. इफ यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट, द पायलट हैज़ अ फियर ऑफ हाइट्स. अब द सिचुएशन हियर इज आयरनिकल. इफ यू सी नाउ पायलट, okay, they fly aeroplane, they spend most of their time okay at work okay in the sky. अगर उन्हीं को डर लगने लगे ओके हाइट से, तो ये ओके मीन्स कैसे पॉसिबल है. ओके मीन्स सो दिस इज आयरनिकल सिचुएशन. द कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज़. नाउ कॉबलर इज अ प्रोफेशनल शू मेकर, आपको पता ही है. एंड सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट हीज ओन चिल्ड्रन वुड हैव टू हैव सो मेनी शूज़. तो उनके बेटे के पास तो होनी ही चाहिए शूज़, लेकिन अ कॉबलर्स चिल्ड्रन हैव नो शूज़. तो यहाँ पर भी एक आयरनिकल सिचुएशन है. अब देखो समझना दोस्तों, द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ओके दैट विच इज लिटरली कन्वेड. जो कन्वे किया उससे ऑपोजिट मीनिंग. द मैन हु नीड्स मेडिकल असिस्टेंस इज रन ओवर बाय द एम्बुलेंस. अब देखो इस सेंटेंस में भी देखो, जिस आदमी को मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, ओके, द मैन हु नीड्स द मेडिकल असिस्टेंट इज़ रन ओवर बाय द एम्बुलेंस. वो एम्बुलेंस और उसी एम्बुलेंस ने उस आदमी को कुचल दिया. सो ये सेंटेंस में भी एक आयरनिकल सिचुएशन देखने को मिल सकती है. सो दिस इज द एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनिकल. ये इमेज को भी आप देख, नथिंग इज रिटन इन स्टोन, लेकिन स्टोन पर ही ये लिखा हुआ है. सो दिस इज आयरनी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच. हियर वी गो नेक्स्ट. एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच. Let's see the definition of apostrophe. Apostrophe is speaking to an object or idea that is not alive as if it were in fact alive. अब किसी ऐसी चीज़ को एड्रेस करना जो अलाइव नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको okay, उस ऑब्जेक्ट और आइडिया को एड्रेस करके आप बोलते हो. सो स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया एज इफ कि वो अलाइव है, उसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी लिटरेरी डिवाइस. चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. ओ लाइफ आई शैल फाइंड यू समवेयर. ओके, तो यहाँ पर देखो पोएट कैसे बोलते हैं. ओ लाइफ को एड्रेस करके बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ निकालूंगा. आई शैल फाइंड यू समवेयर एल्स. तो ये एक ओके स्पीकिंग टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया. ओ ड्रीम लाइफ इज़ ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर ड्रीम को एड्रेस करते हैं. तो ड्रीम को तो अभी है ही नहीं ऐसा कुछ, तो ड्रीम को एड्रेस करके कि लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल. मिल्टन को एड्रेस करके द वर्ल्ड इज़ विजिबल थ्रू योर वर्ड्स. जब आपके वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वर्ल्ड बिकम्स विजिबल. ओके, हम वर्ल्ड को समझते हैं. सो दैट इज नेक्स्ट. ओ फादर गाइड अस टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन. ओ फादर गाइड अस टूवर्ड्स अवर डेस्टिनेशन. तो कभी कभी हम देखना ओके ऐसी चीज़ जो जिनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ऐसा, और उनको एड्रेस करके हम जब कुछ बोलते हैं, दैट इज़ योर एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच. इमेज में भी दिया है. ओ ड्रीम डू यू प्रॉमिस टू कम ट्रू. सो दैट इज़ योर एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच. गो थ्रू द एग्जाम्पल्स, अंडरस्टैंड, read the definition, okay, and very simple apostrophe figure of speech. Here we go next. Paradox. Let's go through the definition. A statement that seems to contradict itself but may be true. Paradox क्या है? Paradox को अगर आप समझो तो ये एक प्रकार का विरोधाभास दिखाता है. Okay? In simple language, if I say दो अलग अलग बातें के करना, दो अलग अलग चीज़ों को दिखाना. अगर एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना. एंड विच सिम्स स्ट्रेंज, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है और इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप समझो कि दोनों को मीन्स इम्पॉसिबल जैसे लगता है, लेकिन दो आइडियाज़ को एक साथ रखना. ओके, दो बातों को एक साथ रखना. आई होप आप समझ गए हो. नहीं समझ में आया तो एकदम
मीन्स आपको शॉर्ट में बता दूं कि दो अलग अलग बातों को एक साथ रखा जाता है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच में। अगर आपने एनिमल फार्म बुक पढ़ी होगी तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने यहाँ पर वो लिखा नहीं एग्जाम्पल, लेकिन वो एग्जाम्पल था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। ओके, मैंने एग्जाम्पल लिखा नहीं, लेकिन आप समझना पैराडॉक्स का ही एग्जाम्पल है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल, ओके, कुछ एनिमल्स इक्वल है, लेकिन सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ ज़्यादा इक्वल है। ओके, कुछ ज़्यादा इक्वल है कुछ एनिमल्स थे। अब यहाँ पर देखो कैसा ही एक मीन से कि ये सेंटेंस है, आपको लगता होगा कि ये किस प्रकार दिया है। ओके, दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल, लेकिन इस सेंटेंस को आप डीप में समझो तो इस सेंटेंस में दिया है, यहाँ पर थोड़ा कास्टिज्म पर दिखाएं, जात पात के बारे में बताएं कि कैसे कुछ एनिमल्स इक्वल है लेकिन कुछ जो एनिमल्स है वो थोड़े ज़्यादा इक्वल हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, तो वो है पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच। ओके, याद रखना, इट मे बी ट्रू। थोड़ा अगर दूसरी डेफिनेशन, द स्टेटमेंट मे अपीयर टू बी सिली बट इन रियलिटी कंटेन्स अ ट्रूथ विच सीम्स अनरीजनेबल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा और थोड़ा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हो तो ही आपको लगता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल है, कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है द चाइल्ड। ओके, चाइल्ड जैसे एक बचपन में बच्चा कैसे अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखता है, फिर वो बड़ा होता है और जो वो करने की कोशिश करता है वही सारी चीज़ें उसके बचपन से वो सब रिलेटेड होती हैं, तो वही चीज़ दिखाने की कोशिश, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। ओके, तो यहाँ पर जो उसका मीनिंग है, जो डीप मीनिंग है, उसको समझने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। अब ये क्या बात हुई? ओके, मीन्स मुझे काइंड बनने के लिए क्रूअल बनना पड़ेगा। आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड। तो ये भी आप सेंटेंस को समझो कि कैसे यहाँ पर बोला गया। ओके, कि मुझे काइंड बनने के लिए क्रूअल बनना पड़ेगा। आई एम नेवर एट पीस, मैं कभी पीस में नहीं रहता, अनलेस आई एम एट वॉर। ओके, तो अनलेस आई एम एट वॉर, जब मैं वॉर में रहता हूँ तब भी मैं पीस में रह सकता हूँ। तो इस सेंटेंस का भी एक डीप मीनिंग है। योर एनिमीज फ्रेंड इज योर एनिमी, आपके दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन। माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ पैराडॉक्स। समझना, एक ऐसे सिली स्टेटमेंट है बट कंटेन्स अ ट्रूथ विच सीम्स अनरीजनेबल। सो दिस इज योर पैराडॉक्स फिगर्स ऑफ स्पीच। ये वी गो द नेक्स्ट। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो कि इमेज में दिया है, पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट, मेटोनिमी फिगर्स ऑफ स्पीच। देखते हैं डेफिनेशन। द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है। द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सब्सटीट्यूटेड फॉर समथिंग क्लोजली एसोसिएटेड विथ इट। अब समझने की कोशिश करना इसको। ओके, जो ऑब्जेक्ट है उसका एक सब्सटीट्यूट इस्तेमाल होता है। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है, उसका एक सब्सटीट्यूट इस्तेमाल करके ओके सेंटेंस में मीन्स एड्रेस किया जाता है। तो आपको समझना है कि ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। द वाइट हाउस फॉलोड पीएमओ ऑन ट्विटर। ये मैंने रिसेंट का ही एग्जाम्पल लिया है, शायद 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, जब वाइट हाउस ने पीएमओ को ट्विटर पर फॉलो किया था, फिर बाद में शायद कुछ अनफॉलो भी कर दिया था वो बात की, लेकिन आपके लिए समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर द वाइट हाउस मीन्स द प्रेसिडेंट, लेकिन उसका एक सब्सटीट्यूट वर्ड लिया है, द वाइट हाउस फॉलोड पीएमओ ऑन ट्विटर। तो वाइट हाउस यहाँ हियर इट स्टैंड्स फॉर द प्रेसिडेंट, ओके, फॉलोड द पीएमओ ऑन ट्विटर। तो वही चीज़ है मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच में, याद रखना। नेक्स्ट है द हाउस विल अपोज दिस बजट। ओके, द हाउस विल अपोज, यहाँ पर हाउस है ओके हमारे लोकसभा ओके राज्यसभा मेंबर ऑफ ओके मीन्स असेंबली, तो वो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है हाउस। दिस हाउस विल, द हाउस विल अपोज दिस बजट। ग्रे हेयर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यहाँ पर ग्रे हेयर वो सब्सटीट्यूट इस्तेमाल हुआ है फॉर दी एल्डर पीपल, जो एल्डर लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल हुआ है, दैट एल्डर पीपल मस्ट बी रिस्पेक्टेड। वी हैव रेड मिल्टन, हमने मिल्टन को पढ़ा है, तो यहाँ पर मिल्टन का मीन्स मिल्टन के सारे वर्क्स को पढ़ा है, जो भी मिल्टन ने वर्क्स लिखे हैं उन सबको हमने ओके देखा है, पढ़ा है। नेक्स्ट, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। सो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, इसमें भी आप देखो द पेन मीन्स जो आपकी लिखावट है, जो आप लिखते हो कि कलम में ज़्यादा ताकत है ओके स्वॉर्ड से, तो पेन भी यहाँ पर सब्सटीट्यूट इस्तेमाल हुआ है फॉर दी राइटिंग। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई जो फिगर ऑफ स्पीच है
कि इस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल ये फिगर ऑफ स्पीच है, फिफ्थ वाला जो है एग्जांपल है, अगर ये कोई और फिगर ऑफ स्पीच भी है तो ये भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि सर ये जो आपने एग्जांपल दिया है पैराडॉक्स में या एंटीथेसिस में, ये फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स ये जो फिगर ऑफ स्पीच के जो एग्जांपल हैं ये अलग अलग या दूसरे फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं देन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट, प्लीज़ एग्जाम्पल जरूर लिखना, कौन सा एग्जाम्पल कि ये पैराडॉक्स भी हो सकता है, ये एंटीथेसिस भी हो सकता है, ऑक्सीमोरॉन भी हो सकता है, या लिटोट्स भी हो सकता है, जो भी आपको लगता है। सो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज अवर सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच। हियर वी गो नेक्स्ट, क्लाइमेक्स। वेरी सिंपल, आप सभी जानते ही होंगे। What is climax figure of speech? A series of ideas or words are placed in an increasing order. Increasing, okay, याद रखना, of importance for poetic effect. तो ये इमेज ही आपको समझा देगी वैसे ascending order में। Here we understand the example. हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। I smile, I laugh, I roar. अब स्माइल करना, थोड़े से दांत दिखाना, फिर हंसना और ज़्यादा दांत दिखाना और थोड़ा आवाज़ से, रोर मीन्स एकदम चिल्लाकर हंसना। तो ये जो एक्शन है ये एक असेंडिंग ऑर्डर में जाती है, ओके, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है। सो दैट इज़ योर क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। रिमेंबर, सम बुक्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर स्वेलोड एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। कुछ बुक्स हैं जिनको सिर्फ देखना चाहिए, ओके, टेस्ट करना चाहिए। कुछ हैं जिनको कि अंदर खोलकर देखना चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ना चाहिए, स्वेलो करना चाहिए। एंड सम टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, और कुछ किताबों को तो एकदम डाइजेस्ट ही कर लेना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ओके, उनको पूरी तरीके से अपने दिल में, ओके, मन में उतारना चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ हैं ये भी एक असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेक्स। नेक्स्ट, ही केम, ही फॉट, ही कॉन्कर्ड। ओके, ही केम, पहले तो वो आया, फिर बाद में वो लड़ा। ही केम, ही फॉट एंड ही कॉन्कर्ड, ओके, और उसने हरा दिया और वो जीत गया। तो ये भी जो आइडिया है, ओके, केम, फॉट एंड कॉन्कर्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस इज योर क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। आई होप यू अंडरस्टूड द सेवेंथ, ओके, लिटरेरी डिवाइस। हियर वी गो ऑन दी नेक्स्ट। जब आप क्लाइमेक्स पढ़ लेते हो तो ऑफकोर्स उसके बाद कौन सी लिटरेरी डिवाइस आती है, आप सभी को पता ही होगा, एंटी क्लाइमेक्स। जब आप क्लाइमेक्स पढ़ते हो तो आपको एंटी क्लाइमेक्स भी पढ़ी लेनी चाहिए क्योंकि बहुत ही ईजी है। उसमें इंक्रीजिंग है तो इसमें क्या है, डिक्रीजिंग। अ सीरीज ऑफ आइडियाज और वर्ड्स आर प्लेस्ड इन डिक्रीजिंग, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर। सो नीचे के तरफ, ओके, आइडियाज। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आई डाई, आई फेंट, आई फेल, ओके, डाई, फेंट, फेल। अब देखो ये कैसे दिया है, ओके, मर जाना, फिर बाद में फेंट होना, फेल, ओके, फिर बाद में उसके बाद गिर जाना। तो ये कैसा है, एक नीचे गिरता हुआ, ओके, डिसेंडिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। ओके, तो पहले एक्चुअली इंसान गिरता है, फेंट होता है और डाई होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है, ओके, क्लाइमेक्स से ऑपोजिट। तो दिस इज योर एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। ही वॉज वाटरिंग फ्लावर्स, ओके, वो फ्लावर को पानी दे रहा था। फिर बर्ड्स एंड लीव्स, तो फ्लावर, ओके, बर्ड एंड लीव्स। तो ये भी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, दैट इज एंटी क्लाइमेक्स। नेक्स्ट, लाइफ इज जर्नी फ्रॉम ओशन टू सी, रिवर एंड टू पॉन्ड। अब देखो ये सबसे बड़ा, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद, ओके, रिवर, और उससे छोटा एकदम पॉन्ड अल्टीमेटली। सो दिस इज ऑल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दैट इज योर एंटी क्लाइमेक्स फिगर ऑफ स्पीच। आई होप बच्चों आपको तो ज़्यादा, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स में। सो दे आर वेरी ईजी। हियर वी गो ऑन दी नाइन्थ लिटरेरी डिवाइस, ट्रांसफर्ड एपिथेट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बच्चे इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। लेट्स सी द डेफिनेशन। द एपिथेट और एडजेक्टिव, एपिथेट और एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल नाउन टू अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट। बच्चों सबसे पहले जब आपको कोई भी लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच समझ में नहीं आती है तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आप उसकी डेफिनेशन को ही समझते नहीं हो। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि इजी से इजी, मैंने भी सारी डेफिनेशन जो इजी से इजी हो सके वो डेफिनेशन मैंने ली है ताकि आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर कोई एडजेक्टिव है, ओके, द एपिथेट और एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स, जो ओरिजिनल नाउन के सामने वो इस्तेमाल होता है लेकिन वो उसके सामने इस्तेमाल नहीं होगा,
लेकिन कोई दूसरा अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट, जो उसके जैसा ही कोई दूसरा वर्ड होगा जो उससे रिलेटेड होगा, उसके सामने वो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। नहीं समझ में आया? वापस एक बार समझने की कोशिश करते हैं। द एपिथेट और एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल नाउन। जो ओरिजिनल नाउन के सामने इस्तेमाल होता है उसके सामने इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अनदर क्लोजली रिलेटेड टू इट, जो उससे रिलेटेड होगा, उस वर्ड के सामने वो इस्तेमाल होगा। सो हियर वी गो, एग्जाम्पल देखते हैं। ही पास्ट अ स्लीपलेस नाइट। यहां पर नाइट नहीं स्लीपलेस होती है, इंसान होता है स्लीपलेस। ही पास्ट अ स्लीपलेस नाइट, तो यहां पर जो स्लीपलेस एपिथेट है ये नाइट के सामने इस्तेमाल हुआ है। सो दैट इज वाई दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। दूसरे एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। ही टॉस्ड फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज रेस्टलेस पिलो। ही टॉस्ड, इधर से उधर, साइड टू साइड, टॉस्ड फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज रेस्टलेस पिलो। रेस्टलेस नहीं था, वो रेस्टलेस था, उसे नींद नहीं आ रही थी, इधर से उधर इधर से उधर। लेकिन जो रेस्टलेस है ये पिलो के साथ, पिलो के सामने इस्तेमाल किया गया। दिस एपिथेट, दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड ओके इन फ्रंट ऑफ पिलो। ओके, पिलो के सामने इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज योर ट्रांसफर्ड एपिथेट। नेक्स्ट, इट इज अ चीयरफुल मॉर्निंग। इंसान चीयरफुल होता है, मॉर्निंग नहीं। ओके, सो चीयरफुल जो है एपिथेट वो मॉर्निंग के सामने इस्तेमाल हुआ है। दिस इज अ पुअर सिटी। ओके, सिटी पुअर नहीं, इंसान पुअर होते हैं। ओके, हालात किसी के पुअर हो सकते हैं, नॉट दी सिटी। ही स्टूड अपॉन दी डीजी क्लिफ। इंसान चढ़ते चढ़ते शायद डीजी हो जाए। ओके, लेकिन ये डीजी जो एपिथेट है क्लिफ के साथ इस्तेमाल हुआ है। सो आई होप थोड़ा बहुत तो आपको जरूर समझ में आया होगा ट्रांसफर एपिथेट से। फॉर मोर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल थोड़े और ज़्यादा देखना, ट्रांसफर एपिथेट के प्रैक्टिस करना, जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इस इमेज को भी आप देख सकते हो क्या है, पढ़िए ओके एंड अंडरस्टैंड। हियर वी गो विद द नेक्स्ट, द 10th literary device, that is pun. Pun is also very interesting. Pun is equal to fun. एकदम सिंपल। चलिए डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ वर्ड विच इज कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग एंड दिस क्रिएट्स अ ह्यूमरस इफेक्ट। यूज ऑफ वर्ड विच इज कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ऐसा वर्ड जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हो। उस जब वो वैसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, दैट इज़ योर पन फिगर ऑफ स्पीच। सो एक तरीके से वर्ड्स के साथ खेलना, ये एक जोक ही है। आप जैसे जोक करते हो के और सेंटेंस के या पर्टिकुलर वर्ड के डबल मीनिंग निकलते हैं, वैसे ही ये फिगर ऑफ स्पीच है पन। बहुत मीन्स ज़्यादा करके बच्चों को थोड़ा इसमें डाउट होता है, बट ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। एक बार मैं आपको समझाऊंगा, शायद आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। समझना, पन मीन्स क्या? फन। एक ह्यूमरस इफेक्ट आता है। यूज ऑफ वर्ड्स विच इज कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग। ओके, यू कैपेबल ऑफ हैविंग मोर देन, एक से ज़्यादा मीनिंग निकलना। ओके, टू क्रिएट व्हाट? ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अ बॉय हु ईट्स डेट्स मेक्स गुड यूज ऑफ हिज टाइम। यहाँ पर डेट्स जो है ना, उसके दो मीनिंग हैं। एक डेट का मीनिंग होता है जिसको आप शायद हिंदी में कहते हो खजूर। ओके, एक ड्राई फ्रूट होता है खजूर, वो। और दूसरा जो डेट है वो है आपकी तारीख। अ बॉय हु ईट्स डेट्स, ओके, जो ओके वो ड्राई फ्रूट डेट्स को खाता है, वो टाइम का सही इस्तेमाल करता है। और दूसरा है द वन हु ईट्स डेट्स, ओके, जो दिन का सही इस्तेमाल करता है। वुड ईट्स द डेट्स मेक्स गुड यूज़ ऑफ हिज टाइम। जो डेट्स का सही इस्तेमाल करता है वही समय को एक अच्छा, मीन्स गुड यूज़ ऑफ टाइम, वही एक अच्छा टाइम दे पाता है जो समय को रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर जो डेट्स है उसके दो मीनिंग निकलते हैं। आई होप आप समझ रहे हो। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही केप्ट हिज स्पिरिट्स, ही केप्ट हिज स्पिरिट्स अप बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन। अब यहाँ पर जो स्पिरिट्स हैं, ओके, स्पिरिट जो है, ही केप्ट हिज स्पिरिट मीन्स उसका जो साहस, ओके, जोश। हाउ मीन्स ही केप्ट हिज स्पिरिट अप बाय पोरिंग स्पिरिट्स डाउन। ये दूसरा जो स्पिरिट है उसका मीनिंग है एक अल्कोहल, ओके, जो हम डालते हैं और दिया जलता है। पोरिंग स्पिरिट डाउन, तो उस तरीके से उसने अपना जोश जो है, अपना हौसला है, साहस बरकरार रखा। तो दो सेम ही प्रोनाउंसिएशन लेकिन अलग अलग मीनिंग निकलते हैं।
तो तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज इंजॉय अ पार्टी एंड रेज द रूफ। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं पार्टी को, एंड रेज द रूफ। अब यहाँ पर जो रेज है उसके दो मीनिंग है कि वो इतना इंजॉय करते हैं, इन पार्टी को इतना इंजॉय करते हैं कि रेज द रूफ मीन्स पार्टी एक इतना नॉइज़ होता है कि जिससे पार्टी में एक और चार चांद लग जाते हैं। ओके, रेज द रूफ, उन्होंने रूफ को रेज कर दिया। ओके, इतना अच्छा ओके पार्टी को एंजॉय किया कि दे मेड अ सच नॉइज़ कि रूफ पूरा रेज हो गया। ऐसा कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज इंजॉय अ पार्टी एंड रेज द रूफ। दूसरा मीनिंग होता है रेज का कि कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयज़ की पार्टी है तो उन्होंने जो रूफ है उसको कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको और ऊपर कर दिया। तो रेज के यहाँ पर दो मीनिंग निकलते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्ट कर देना और एक होता है कि और ज़्यादा उसको उस पार्टी में और जान भर देना। ओके, उसमें एक और नॉइज़ करना, उसको और एक एंटरटेनिंग बना देना। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दी फिगर ऑफ स्पीच पन। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिया है, आप पढ़ सकते हो। अ बाइसिकल कांट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। टू टायर्ड, यहाँ पर आप देखो टू, जब आप पढ़ते हो तो टू टायर्ड मीन्स वो बहुत थक चुकी है, टायर्ड, और उसके दो पहिए हैं, दो मीनिंग निकलते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फिगर ऑफ स्पीच पन। लेट्स गो ऑन द लास्ट लिटरेरी डिवाइस दैट इज टॉटोलॉजी। 11 फिगर ऑफ स्पीच टॉटोलॉजी। unnecessary use of words, unnecessary use of words or ideas which do not add to the meaning but repeat it। याद रखना ये भी बहुत ही सिंपल है, unnecessary words का इस्तेमाल होना। ओके, सेंटेंस में वर्ड्स और आइडियाज which do not add the meaning but repeat it। ओके, गेट्स रिपीट, एक ही मीनिंग वाले दो तीन शब्दों का इस्तेमाल होना एक ही सेंटेंस में। चलिए समझते हैं। ये जो फिगर ऑफ स्पीच है इसमें मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि कम बैक रिटर्न। ओके, कम बैक रिटर्न टॉटोलॉजी में, तो कम बैक रिटर्न मीन्स कम का मतलब होता है आना, बैक मीन्स कम ऑन स्टूडेंट्स बैक टू योर क्लासेस, बैक मीन्स आना, रिटर्न उसका भी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो कम बैक रिटर्न तीन वर्ड्स है लेकिन जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं तीनों का सेम ही निकलता है। तो वैसा ही ये टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच है। ही लिव्ड इन लोनली आइसोलेशन, लोनली आइसोलेशन दोनों का मीनिंग एक जैसा ही निकलता है। ओके, लोनली आइसोलेशन। लेट अस रिपीट इट अगेन, रिपीट अगेन, दो वर्ड्स और ओके मीनिंग सेम ही निकलता है, इसीलिए अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स। ओके, अननेसेसरी ऑफ वर्ड्स, ओके यूज ऑफ वर्ड्स और आइडियाज विच डू नॉट एड ओके मीनिंग टू इट बट सिंपली गेट्स रिपीट। लिव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीड्स। तो चैंटिंग, सिंगिंग एंड टेलिंग ये तीनों वर्ड्स का ऑलमोस्ट मीनिंग कहीं ना कहीं सेम ही निकलता है। He was brave and courageous in the presence of the enemy। ओके, वो बहुत ही ब्रेव था, करेजियस था, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही निकलता है। यहाँ पर भी आप एग्जाम्पल दिया है मैंने इमेज में, आप देख सकते हो। द गोबी इज़ वेरी ड्राई डेजर्ट। द ऑटोबायोग्राफी इन हिज ओन वर्ड्स, तो ऑटोबायोग्राफी तो खुद के शब्दों में ही लिखते हैं। ओके, तो ये भी एक ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। आई होप यू अंडरस्टूड टॉटोलॉजी। वैसे तो देखने जाए तो बहुत ही सिंपल फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस 11 फिगर्स ऑफ स्पीच। सो इफ़ यू हैव रियली, आपको अच्छा लगा, आपने ज़रूर आपने अगर कुछ सीखा तो प्लीज़ आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए एंड प्रैक्टिस देम। इफ़ यू हैव रियली अंडरस्टूड दिस 11 फिगर ऑफ स्पीच तो ये आप सेंटेंस को देखकर इनको सॉल्व कर सकते हो। यू कैन इवेल्युएट योर सेल्फ एंड राइट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। इनको पढ़कर समझकर आप कमेंट में आंसर दे सकते हो। ओके, इफ़ यू हैव रियली इन्जॉयड दिस वीडियो, आप ज़रूर, अगर आप कुछ सीखे हो आज इस वीडियो से तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। एंड ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।